खास बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमोद महाजन, जिससे हमने वेंसडे को भी बात की थी। आज उसी का कंटिन्यूएशन है। तो मिस्टर महाजन, एज यू रिमेंबर, हम लोग पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे। लेट्स कंक्लूड द मोनिका चैप्टर। पहले भी एक बार आपने सोनिया गांधी पे शायद कुछ मोनिका लेविंस्की के बारे में कहा था, वो भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। सो डज मोनिका, अगेन आई एम आस्किंग यू, हॉन्ट यू ऑल योर लाइफ? जैसे मैंने कहा कि सोनिया जी की कभी मैंने मोनिका जी से तुलना नहीं की थी। किसी समाचार पत्र में गलत छापा, अब उसकी चर्चा 5 साल के बाद करने में कोई रुचि न मुझे है, न आपको है, न दर्शकों को होगी। और सोनिया जी का भले मैं राजनीतिक विरोधी रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति के रूप में, महिला के रूप में उनके बारे में किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी न मैंने इसके पहले की है, न आगे करने की कोई संभावना है। जहाँ तक महानगर टेलीकॉम निगम के पर मोनिका का अपॉइंटमेंट की बात है, मैं पिछले बार ही आपको उसका दर्द बता चुका हूँ, और इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर दिए तो मैं हाँ ज़रूर वो हॉन्ट करती रहेगी ज़िंदगी में कि मेरे कारण किसी एक भली लड़की को बार बार बदनामी झेलनी पड़ेगी, तो इसका मुझे हॉन्ट करता रहेगा। लेकिन मुझे जो हॉन्ट कर रहा है वो आप जिस रूप में ले रही उस रूप में नहीं है। मुझे एक दर्द के रूप में ये हॉन्ट करता रहेगा कि मीडिया और समाज इसको क्यों समझ नहीं पाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भी आपने इस पूरी वी बीन टॉकिंग एक्सटेंसिवली कि आपके साथ क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी, आपके बारे में क्या क्या जो पॉपुलर परसेप्शन है, क्या आपको लगता है यू आर अ मच मिसअंडरस्टूड मैन? ना 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 जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मतलब मिसअंडरस्टूड हूँ ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में काम करता है और धीरे धीरे वो सार्वजनिक जीवन में कोई महत्व प्राप्त करता है, तो उसके बारे में विवाद होते हैं, चर्चाएं होती हैं। लेकिन आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही विवाद होते हैं। ना, मैं नहीं समझता ज़्यादा होते हैं। अगर होते होंगे तो शायद मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा हूँ, इतना ही उसका अर्थ है। लेकिन इसका मुझे कोई गिला नहीं, मुझे किसी के बारे में शिकवा नहीं। जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ छापा, मुझे मतलब मैं कोई एकदम जीसस क्राइस्ट के लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनका वाक्य उधार लें तो मैं कहूँगा उनको मालूम नहीं वो क्या छाप रहे हैं, छापने दीजिए, कोई फर्क क्राइस्ट से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा उसके पहले भी मैंने कहा कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उनका वाक्य उधार ले रहा हूँ, और उधार लेके इतना ही कह रहा हूँ कि ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कई बार आपके बारे में, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि इतनी अहमियत नहीं है अखबारों की या मीडिया की, आपके बारे में जो बार बार आता है, आपकी पार्टी में जो आपकी पोजीशन है, आपको पहले एक परसेप्शन था कि जो सेकंड जनरेशन लीडर्स थे बीजेपी के, आप, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, उसमें जो एक रेस थी टू बी नंबर 1 इन दैट विच इज़ वेरी नेचुरल, उसमें आप पीछे रह गए। नहीं, पहली बात तो ऐसी है, यहाँ कोई रेस नहीं है, ये कोई राजनीति। आप में कोई एम्बिशन नहीं है? ना, मुझे में एम्बिशन होनी क्या चाहिए? मुझे बताइए, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण प्राथमिक शिक्षक का बेटा, न जाति का न आर्थिक सहयोग, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ तक लाकर रखा। मुझे इससे ज़्यादा महत्वाकांक्षा क्या होनी चाहिए? मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी चीज़ के बारे में क्यों, मैं 1983 में महासचिव बना। आप कोई सेंट तो है नहीं मिस्टर महाजन, आप कोई संत ज्ञानेश्वर तो नहीं, तो आपको क्यों, आप ऐसे कैसे हुए हैं? आपको कोई एम्बिशन नहीं है? लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ संतों को महत्वाकांक्षा नहीं होती है? कभी कभी तो लगता है मुझे इन दिनों में संतों को ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है। हाँ, उसके बारे में शंकराचार्य की भी बात करते हैं। इसलिए ये मैं कोई संत और सामान्य आदमी ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरी पृष्ठभूमि देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बरसों तक महासचिव रहूँ, और केंद्र में मुझे रक्षा मंत्रालय से लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय तक अनेक मंत्रालय मिले, और उसके बाद भी मैं ये शिकायत करूं कि मैं मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैन हूं या मैं किसी रेस में पिछड़ गया हूं, तो फिर तो मैं पार्टी के साथ अन्याय कर रहा हूं। तो आपके 2 पॉइंट है कि एक तो कोई रेस नहीं है और एक आप पिछड़े नहीं है। नहीं, मैं पिछड़ा अगड़ा हूँ ही नहीं, मैं किसी के साथ रेस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और अपने काम में, जैसे मैंने आपको कहा कि 20 वर्ष से संगठन ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पे कोई ना कोई दायित्व दिया है। 20 years, 2 decades, ये छोटा नहीं है। 20 साल से मैं पार्टी में हूँ। और जहाँ तक मंत्री परिषद का सवाल है, अटल जी की सरकार में पहली 13 दिन में भी मुझे रक्षा मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद मैं चुनाव हारा तब भी। आपकी एक छवि है कि जो भी आपके सो कॉल्ड राइवल्स हैं, जो आप अब कह रहे हैं कि कोई रेस ही नहीं है और कोई राइवल ही नहीं है, उनको आप हमेशा से नीचे दिखाते रहते हैं, गिराते रहते हैं, उनके खिलाफ लॉबिंग करते हैं। ना 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 ना, सुषमा स्वराज इज ऑन रिकॉर्ड, जब उनको
आईएनबी मिनिस्ट्री से हटाया गया और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया गया कि उस मीटिंग में आप भी मौजूद थे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा कि वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टरशिप संभालें। उन्होंने कहा था, एंड आई एम कोटिंग हर, कि द मैन हु गॉट माई जॉब वॉज द मैन हु वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग वेयर आई वॉज आस्क्ड टू गो एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर। अरुण जेटली से भी आपके इतने अच्छे संबंध नहीं माने जाते, तो ये सब क्या है? आप कह रहे हैं कि आपका कोई रेस पहली बात तो ये सच है कि सुषमा जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव जीतने का निर्णय जिस बैठक में हुआ उस बैठक में मैं था। उस बैठक में प्रधानमंत्री थे, उस बैठक में तब तो उप प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन अडवाणी जी थे, शायद जसवंत सिंह जी थे, शायद कुशाभू थे, सब नाम तो मुझे याद नहीं है। 8-10 लोग थे, तो 8-10 लोगों में मैं था। अगर आप ये कह रही हैं, नहीं मैं नहीं कह रही, सुषमा स्वराज ने कहा। आप मतलब प्रश्न के द्वारा मैं आप अगर कोई भी कह रहा है, कोई भी ये कह रहा है कि इन 8 लोगों ने सुषमा जी को केंद्रीय मंत्री परिषद से दिल्ली पूरा करने दीजिए ना। सॉरी, फैसला तो 8 लोग थे वहाँ। हाँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि अकेले प्रमोद महाजन की, मैं आप ही का शक्ति इतनी है कि उसने प्रधानमंत्री से लेके वहाँ बैठे हर आदमी को ये पटा दिया कि इनको भेजना चाहिए किसी उद्देश्य से, तो मुझे लगता है तो आप मेरे को सेकंड जनरेशन की रेस में क्यों डाल रहे हैं? आप तो फिर को फर्स्ट जनरेशन की रेस के भी मैं आगे चला गया। मतलब जहाँ मेरा प्रधानमंत्री भी सुनते हैं, उप प्रधानमंत्री भी सुनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुनते हैं, इसलिए मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता। वो एक सामूहिक फैसला था, उस फैसले में मैं वहाँ था, ये मैं मानता हूँ। उस फैसले का निर्णय सबने किया था। अब उसमें कोई अगर मुझ पर आरोप करना चाहें, मैं नहीं समझता सुषमा जी ने कुछ इस प्रकार का आरोप किया होगा, लेकिन करना चाहे तो वो उसका दृष्टिकोण है, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। आजकल आप बहुत ही जब बात भी करते हैं तो आप एकदम मतलब कोई कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं करते। क्या आपने सीख लिया है इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद? नहीं, जैसे पहले आप ज्यादा कैंडिड थे। नहीं, इसमें कैंडिड क्या होना, मैं तो आपको जो वस्तुस्थिति आपने जैसे कहा कि आपकी कोई एम्बिशन नहीं है, आपको कुछ चाहिए नहीं, ये तो मतलब पॉलिटिकली करेक्ट बातें हैं। मुझे और क्या चाहिए? मुझे सब कुछ मिला है। जिसको जैसे मैंने कहा आपको, अभी मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा, दर्शक बोर हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार से लेके रक्षा मंत्रालय से लेके दूरसंचार मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, इतने सूचना तंत्र ज्ञान का कितने मंत्री के मुझे अनुभव मिला। 4-4.5 साल मैं मंत्री रहा, 20 साल से मैं महामंत्री हूँ। मुझे पार्टी हर बार काम देती है, सम्मान देती है। इसके बाद मैं कहूँ नहीं मेरी कुछ महत्वाकांक्षा बची है, तो मुझे समझ में नहीं आता कौन सी महत्वाकांक्षा बची है। तो बीजेपी में जो कॉमन परसेप्शन है कि 2 लॉबीज हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की लॉबी है, एक अडवाणी जी की लॉबी है, और आप प्राइम मिनिस्टर के लॉबी के साथ ये बहुत ही घिसा पिटा सवाल है। बरसों से हम इसका जवाब देते हैं। मैं 25 साल से ये सवाल सुन रहा हूँ। एक बार और दे दीजिए जवाब। नहीं, मेरी दृष्टि से तो कोई ऐसी लॉबी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, हम परिवार के रूप में काम करते हैं। हर एक को दायित्व मिलता है, वो अपना दायित्व निभा लेता है। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली आप ही की पार्टी में एक लौह पुरुष, विकास पुरुष कंट्रोवर्सी हुई, ये क्या थी? प्राइम मिनिस्टर बाहर एक G8 मीटिंग में गए थे। वेंकैया नायडू जो आपके पार्टी के कॉलीग हैं, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट, उनको क्या पड़ी थी कि जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ है भी नहीं। एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। उसमें उन्होंने एक पहले ऐसी बात कही, उसका जो प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि ना आई एम टायर्ड एंड रिटायर्ड। तो आप जो कह रहे हैं ये कोई मानने को तैयार नहीं हो कि बीजेपी में कोई लॉबी नहीं है? नहीं, देखिए, मानना न मानना हम तो दर्शकों पे छोड़ देते हैं, वो माने न माने उनकी बात है। मैं किसी को मनवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार के अटल जी का कोई गुट है, अडवाणी जी का गुट है, ऐसी स्थिति नहीं है। अब मानना या न मानना ये तो लोगों पे निर्भर है। नहीं, ये पूरी लौह पुरुष, विकास पुरुष, क्या कंट्रोवर्सी? मेरे दृष्टि से तो मैं जैसे अटल जी विदेश में थे, मैं भी उस समय देश में नहीं था। आप जवाब नहीं देना चाहते? इसलिए मुझे उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अटल जी, अडवाणी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में किसी प्रकार का शब्द उपयोग में लाते हुए किसी की अवहेलना करने की कल्पना होगी। मिस्टर महाजन, इतनी ये बात कोई खास मानने नहीं वाला। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आके पता करते हैं कि जो अयोध्या में बीजेपी ने पहल की है, इसका क्या होगा। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू कुछ खास बातें। हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रमोद महाजन से। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट, आपने कहा ना कि आजकल तो रिलीजियस लीडर्स भी बड़े एम्बिशियस हो गए हैं, तो क्या शंकराचार्य आपके एक बीपीओ हैं? मतलब यू नो व्हाट अ बीपीओ मीन्स। बार बार आप लोग उनसे ये सब करवाते हैं, पहल करवाते हैं, मुसलमानों को थ्रेटन करते हैं, उसके बाद फिर बीजेपी, जैसे आपने नागपुर में कहा कि आप लेजिस्लेशन लाएंगे, तो ये सब क्या है? पहली बात, दो बातें अलग हैं। एक तो शंकराचार्य जी का सारा हिंदू समाज आदर करता है, और मैं समझता हूँ कि जो भी धर्म में आस्था रखता हो वो कांची कामकोटी के जो शंकराचार्य है उनका आदर किए बिना नहीं रह सकता। नहीं, एक मिनट आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप सही कह रहे हैं, आदर करते हैं। दो इसमें प्रश्न है। एक तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स आपने किया हुआ है, उनको आप लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस पूरी इशू में? और दूसरी बात, वो हिंदू, आपने खुद कहा हिंदू रिलीजियस लीडर हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो अनबायस्ड होंगे? क्या वो उनके हिंदू सेंटिमेंट नहीं होंगे? अगर ऐसा नहीं है तो वो कैसे इस पूरे मसले की सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? मुझे लगता है फिर हम पहले प्रश्न से दूसरी प्रश्न कहीं और चले जाएंगे। हाँ, तो पहली बात तो आपने भी कहा कि सभी लोग शंकराचार्य जी का आदर करते हैं, और हम जिसका आदर करते हैं ना उसको वो एजेंट है, उसका उपयोग लिया जा रहा है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जिनका आदर करते हैं उनके बारे में नहीं होता है। इसलिए मैंने मर्यादित रूप में कहा कि सब लोग उनका आदर करते हैं। दूसरी बात, अयोध्या के प्रश्न का समाधान ढूंढने में शंकराचार्य जी ने जो पहल की वो उनकी अपनी पहल है। राम जन्मस्थान पर मंदिर हो, ये सारा हिंदू समाज चाहता है, शंकराचार्य भी चाहते हैं। बरसों से ये समस्या सुलझ नहीं रही है, और इसे सुलझाने के लिए अगर शंकराचार्य जी किसी प्रकार का पहल करते हैं तो उस पहल में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी पहल को सरकारी पहल के रूप में देखना। आपत्ति किसको थी? आपत्ति तो वीएचपी को, आरएसएस को थी। नहीं तो होगी, उनको भी नहीं होनी चाहिए। मैं जब परिवार के वो आपके परिवार का अंग है, उनको क्यों आपत्ति? खैर, मैं तो परिवार का बहुत ही छोटा सदस्य हूं जो परिवार के बड़े लोगों पे टिप्पणी करूं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि शंकराचार्य जी की इस पहल पर न सरकार को आपत्ति होनी चाहिए, न विपक्ष को होनी चाहिए, न विश्व हिंदू परिषद को होनी चाहिए, न संघ को होनी चाहिए, न किसी को होनी चाहिए। अब ये दुर्भाग्य है कि उनकी पहल सफल नहीं हुई। हो सकता है आगे इस पूरे प्रकरण में जो वीएचपी का रोल था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो वीएचपी ने स्टेटमेंट किया, उन्होंने बार बार कहा, अशोक सिंघल ने और प्रवीण तोगाड़िया ने, कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, कि बीजेपी ने पूरा टेम्पल मूवमेंट यूज़ किया है। आप अडवाणी जी के साथ पूरी रथ यात्रा में आप उनके एक सारथी की तरह थे, तो आपको नहीं लगता कि वीएचपी ने जो इसमें आपके साथ जो लिटरली प्राइम मिनिस्टर की रोज इंसल्ट की, उसके बारे में बीजेपी का क्या ख्याल है? देखिए, पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्यागपत्र नहीं मांगा है। वो कई बार मांग चुके हैं भाई। उन्होंने अब नहीं कहा है तो जो लेटेस्ट है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं पुराने उनके वाक्यों को लेके मुझे क्या करना है। लेकिन आप संतुष्ट हैं, बीजेपी संतुष्ट है वीएचपी के पूरे इस रोल में? देखिए, मैं किसी और संगठन से संतुष्ट असंतुष्ट होने का सवाल नहीं है। ये बड़ा अजीब नहीं? कई बार आप परिवार हो जाते हैं, आप लोग कई बार आप लोग अलग अलग संगठन हो जाते हैं। अलग अलग संगठन तो है ही। बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं? ना जी, परिवार जब आप कहते हो तो उसमें अलग अलग सदस्य होते ही हैं, इसीलिए तो उसको परिवार कहते हैं, नहीं तो वो व्यक्ति हो गया। और इसलिए अलग संगठन है, इसीलिए तो परिवार है। रही राम मंदिर की बात, और मैं भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये कह सकता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि राम जन्मस्थान पर मंदिर का, एक विराट मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये अगर बातचीत से हो, जैसे शंकराचार्य जी ने कोशिश की, स्वागत है। अगर न्यायालय इसमें जल्दी फैसला दे के निर्णय हो और मंदिर बने, लेकिन एक मिनट, वीएचपी तो कहते हैं कि उनको कोई भी जुडिशियल वर्डिक्ट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो क्या एक्सेप्ट करें ना करें वो उनकी समस्या है, वो मेरी समस्या नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बातचीत से समाधान निकले तब भी संतुष्ट है, न्यायालय से निर्णय आए तब भी स्वागत करेगी, और अगर संसद कानून बना के राम जन्म स्थान पर मंदिर करेगी तो हम उस कानून का भी स्वागत करेंगे। आप कानून बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं, और एनडीए के आपके पार्टनर्स ने ऑलरेडी कह दिया है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, क्या बीजेपी अकेले लड़ेगी टेम्पल इशू पे, क्योंकि आप लोगों की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं जिसको आप जाके हाईलाइट कर पाएं, या आप एनडीए के साथ हों? पहली बात तो आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। मैं समझता हूँ 5 वर्ष में अटल जी की सरकार जिस पर चल रही है उसकी देश विदेश में इतनी वाहवाही हुई है कि
कि मैं समझता हूं कि हमने जो काम किया है 5 साल में उसके आधार पर हम चुनाव लड़ सकते तो क्या हैं। इसीलिए पार्टी में, एक मिनट, इसीलिए पार्टी में इतना कंफ्यूजन है लौह पुरुष और विकास पुरुष पे? देखिए, आप अपनी ओर से कुछ भी कहिए, आप अपने निर्णय लेते जा रही हैं। मैं आपको एक पार्टी का महासचिव जिसको पर चुनाव का मैं आपसे दायित्व, सवाल कर रही हूँ मिस्टर महाजन कि आप पार्टी के महासचिव हैं, तो मुझे बताइए, अगर आपकी पार्टी का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपकी सरकार का इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा काम किया है, तो आपकी पार्टी में खुद ही क्यों इतना कंफ्यूजन है लीडरशिप के बारे में? मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन नहीं। अब आपके पार्टी प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट क्यों दिया, फिर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि वो रिजाइन करेंगे? फिर आप पिछले एपिसोड में जाती हैं। मेरा कह रहा है ये तो कोई भूत का तो शूटिंग नहीं है ना, हम पिछले एपिसोड में जाएं। उसका तो जवाब मैं दे चुका हूँ। अब हम जवाब दे रहे थे राम मंदिर पे। हाँ, नहीं, राम मंदिर सब कुछ नहीं, हम बिल्कुल दे रहे थे, लेकिन ऑल दिस, चलिए आप फिर से सवाल पूछिए, मैं फिर से जवाब देता हूँ। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी था जिसपे, देन टेल मी, आप बताइए, आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, कि क्यों प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अगले इलेक्शन में बीजेपी को लीड नहीं करेंगे? क्यों? देखिए, अब प्रधानमंत्री ने क्यों कहा, तो प्रधानमंत्री जी को पूछिए, मैं कहां से उसका जवाब दूं? भाई, आप उस पार्टी के अंग हैं। नहीं, तो पार्टी के मैं अंग होने पर भी, पार्टी का अंग हूं, लेकिन बहुत ही कनिष्ठ अंग हूं। प्रधानमंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करना ये मेरा काम नहीं है। इतना तो आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री हर्ट हो गए थे किसी बात से, इसलिए उन्होंने ऐसा ऑफर किया? मेरी जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं, मैं कैसे बताऊं आपको? ये जो एक और, मतलब आप कोई सवाल का सीधा जवाब देना नहीं चाहते आज, लेकिन मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। सीधा जवाब दे रहे हैं, लेकिन सीधा दे रहा हूं। लेकिन जो एक अब आप मुझे पूछ रही है प्रधानमंत्री हर्ट हुए हैं क्या? एक मिनट आप सुन लीजिए। अब मुझे तो कभी उन्होंने कहा नहीं कि मैं हर्ट हुआ हूं। अब मैं अंदाज लगाऊं कि ये हर्ट हुए, ऐसा दिखता है, आज जरा चेहरा थोड़ा सीरियस है, और यहाँ आके आपके कार्यक्रम में कहूं कि वो हर्ट है, ये तो बेवकूफ़ी होगी मेरी, जिस चीज को मैं जानता नहीं हूं, और वो भी कोई छोटे बड़े आदमी का। आप मेरी कोई पत्नी बेटा बेटी हर्ट है तो मैं बोल दूं तब भी वो सह लेंगे। अब प्रधानमंत्री के बारे में मैं कह दूं कि हर्ट है, ये कैसे मैं कहूं जब जिसकी मुझे जानकारी नहीं? इस सेगमेंट का फाइनल क्वेश्चन, इतने कितने एग्जांपल हैं कि बार बार प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है जब कोई उनके ऊपर इल्जाम लगाता है कि उनकी फैमिली यूटीआई स्कैम में इन्वॉल्व है, या अभी ऐसा ये लौह पुरुष, बार बार उनको रिजाइन करने की कगार पे क्यों लाती है बीजेपी? मैंने फिर कहा कि आपका प्रश्न मेरी दृष्टि से पूर्णतः निरर्थक है, अन्यायमूलक है। अब इसमें यूटीआई आपने लाया, उसको आप आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफर्ड टू रिजाइन। ये बातें मेरे साथ हो रही हैं तो मेरे बारे में पूछिए, मैंने जो कहा उसके बारे में पूछिए। अब प्रधानमंत्री के बारे में, और उन्होंने किस क्षण क्या कहा, और उसकी पृष्ठभूमि क्या, और उनके मन में क्या था, अगर प्रधानमंत्री यहाँ आकर किसी बात आपके कार्यक्रम में आ जाए तो उनसे जरूर पूछिए, लेकिन मुझसे वो पूछिए जो मैंने कहा था, औरों ने कहा था, इस पर मैं क्या कहूँ। अभी समय एक छोटे से ब्रेक के बाद आके पता करते हैं कि प्रमोद महाजन बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी कैसे गवर्न कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ खास बातें हम लोग बातचीत करें प्रमोद महाजन से। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द बीजेपी। फाइनल सेगमेंट है हमारा। आप मुझे एक ज़रा ऑनेस्ट जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। जो पूरी बार बार लगता है अगेन पॉपुलर परसेप्शन कि अटल बिहारी वाजपेयी को संघ परिवार आरएसएस बीजेपी घेर रहे हैं, ही इज़ फाइटिंग अ लोनली बैटल, ये क्या है? एंड गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धा व्यक्त की है, उसको देखकर ऐसा कहना कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग या संघ उनको घेर रहा है, मैं समझता हूँ ये अटल जी पर भी अन्याय है, संघ पर भी अन्याय है। और अटल जी के रूप में एक स्वयंसेवक आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश भर के सारे स्वयंसेवक 2004 के चुनाव में भी फिर से अटल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में देयर इज नो लीडरशिप चैलेंज टू मिस्टर वाजपेयी? हाँ, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं आता। नॉट एट ऑल। ना। तो बार बार प्रधानमंत्री क्यों इस पॉइंट पे लाए जाते हैं कि वो इस्तीफा देना चाहें? नहीं, बार बार आते ही नहीं है, इस्तीफे का सवाल दो इंस्टेंसेस मैंने आपको भी कोट किए थे। बार बार आने का सवाल ही नहीं है। और इसलिए जहाँ तक मैं फिर से उसको संक्षेप में कहूँ कि प्रधानमंत्री कब क्या सोचते हैं ये तो उनका प्रश्न है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उसके कार्यकर्ता के रूप में या उसके महासचिव के रूप में मैं कह सकता हूँ कि उनमें पार्टी की अपार श्रद्धा है।
और हम चाहते हैं कि जब तक वो हैं तब तक वो हमारा नेतृत्व करें। अब हम लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रोल की बात करते हैं। उन्होंने कल फिर से एक स्टेटमेंट दिया कि एक स्वयं जो आपने कहा अभी, आपने एको किया, तो ये जो परसेप्शन है, आपको नहीं लगता कि इससे बीजेपी की पूरी जो एक संघ परिवार के साथ रिलेशनशिप है, या इस पूरे मंदिर मुद्दे पे आप लोग डेलिब्रेट कंफ्यूजन बार बार करते हैं? एक अंग्रेजी में कहावत है, सॉफ्ट कॉप टफ कॉप। पहली बात तो ऐसी है कि संघ परिवार के साथ हमारे रिश्तों में न कोई कमी आई है न कोई खटास आई है। अब दुर्भाग्य से रोज गाली देते हैं और आप कहते हैं कौन किसने गाली दी? संघ परिवार, प्रवीण तुगाड़िया और अशोक सिंघल के स्टेटमेंट कोट करूं मैं। विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं का अर्थ उस संघ परिवार नहीं है। वो संघ परिवार का, जैसे हम एक संघ परिवार में संस्था है, वैसे विश्व हिंदू परिषद संस्था है। विश्व हिंदू परिषद का पूरा संघ, आपको लगता है वो कई बार शर्मनाक बातें करते हैं? अगर संघ परिवार है तो परम पूजनीय संघ चालक सुदर्शन जी हैं, वो संघ परिवार के मुखिया हैं। मोहन भागवत जी हैं जो सर कार्यवाह है, वो 2 नंबर पे मुखिया हैं। और इसलिए संघ परिवार में कल कोई संघ परिवार के अनेक संगठन है, उसमें से कोई एकाध संगठन किसी एकाध बात को कहे तो उसको पूरा संघ परिवार का मानना ये गलत है। कभी कभी मैं बस सोचता हूँ कि बरसों के बाद भी मीडिया को संघ परिवार क्या है, इसका केंद्र बिंदु कौन है, इसके फैसले कैसे होते हैं, इसकी जानकारी के अभाव में वो उल्टे सीधे सवाल करते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता अगर अटल जी के बारे में कोई गलत बयानी करते हैं तो वो आपत्तिजनक है, लेकिन वो कोई संघ परिवार का थोड़ा ही मत है। आपको कई बार शर्म नहीं आती कि वीएचपी जैसी संस्था आपके संघ परिवार का हिस्सा है? मुझे इसमें क्यों शर्म आने की कारण है? वो बार बार जिस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करते हैं, बयान देते हैं, आपको क्या लगता है कि एज अ सीरियस पॉलिटिकल पार्टी आपको शोभा देता है? मेरे दृष्टि से पहली बात तो आप विश्व हिंदू परिषद और उनके नेता किस प्रकार क्या बोलते हैं, इससे मेरा संबंध क्यों जोड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई गलत बात हो तो मैं शर्म आए या न आए, इससे जुड़ा है। ये जो सवाल आपका है वो तो अगर आप विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से पूछें तो वो इसका जवाब दे सकते हैं। आपका असली ऑपोजिशन कौन है, कांग्रेस या वीएचपी? हमारा कांग्रेस है। वीएचपी कहाँ है? नहीं, देखिए, एक आध मुद्दे पर और एक आध नेता के वक्तव्य से हम कोई पूरे देश के विश्व हिंदू परिषद के साथ के रिश्ते तय नहीं करते। तो ये बार बार, लेकिन जो पूरा जो टेम्पल मूवमेंट है, आपको क्या लगता है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अगला इलेक्शन 2004 में क्या आप लोग अभी भी एनडीए के साथ लड़ेंगे, जो आपने एकदम टेम्पल इशू को फिर से एक मोमेंटम दिया है? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि हम अगला चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में ही लड़ना चाहेंगे। हम कोई एनडीए को तोड़ने की न बात कर रहे हैं, हम सब साथ मिलकर लड़ना चाहेंगे। अब हमेशा ये पूछा जाता है कि क्या राम मंदिर अगले चुनाव का मुद्दा होगा। अब मुद्दा जब पूछा जाता है तो लोगों को लगता है ये अकेला मुद्दा होगा। अगर आप मुझे पूछे कि क्या प्रमोद ये अकेला मुद्दा होगा जिस पर चुनाव होगा, तो मैं कहूँगा ना, ये अकेला मुद्दा नहीं होगा। अटल जी का नेतृत्व ये मुद्दा होगा, सोनिया जी का विदेशित्व ये मुद्दा होगा, अटल जी के काम ये मुद्दे होंगे, अनेक मुद्दे होंगे। जब तक राम जन्मभूमि देश में है वो भी चुनाव का एक मुद्दा होगा। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि राम जन्मभूमि पे चुनाव होगा। चुनाव तो होगा अटल जी के नेतृत्व पे, इस सरकार के कर्तृत्व पे, ये चुनाव होगा। राम जन्मभूमि एक मुद्दा है और जब तक जन्म स्थान में मंदिर नहीं बनता तब तक कम ज़्यादा मात्रा में हर चुनाव में वो मुद्दा रहेगा। ये जो, चलिए, अयोध्या आप कह रहे हैं मुद्दा है, क्या काशी और मथुरा भी मुद्दा है? वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। ये पोजीशन चेंज तो नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं भविष्य के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जितनी मुझे आज तक की जानकारी है उसमें ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो आप इसको, जो आपने आरएसएस की बात कही, आरएसएस ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया कि अयोध्या, काशी, मथुरा आर नॉन निगोशिएबल, तो आप इसको कैसे रिकंसाइल करते हैं विथ योर स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है आपके लिए मुद्दा नहीं है? नहीं, देखिए, मेरे दृष्टि से संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी अगर अलग अलग संगठन है और वो हैं तो उनको हर मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का त्रिकोण जब देखता हूँ तो हम सब मिलके एक मुद्दे पे सहमत हैं और वो मुद्दा है राम जन्म स्थान पर विराट मंदिर निर्माण करना। ये हमारी है पारिवारिक एकता और हम चाहते हैं राम मंदिर निर्माण हो। अब उसके बाद में आगे क्या हो जाएगा, आगे समाज देखेगा। अभी आपकी पार्टी में एक और जो लेटेस्ट, मतलब पूरी बीजेपी में 2 रुख नजर आ रहे हैं, कैस के ऊपर आप और मदन लाल खुराना दिखाई देते हैं कि आप एकदम कैस के एंटी कैस हैं
और एक पूरी आपकी पार्टी कैश को सपोर्ट कर रही है, तो इसमें आपने जो एक सो कॉल्ड पीपल फ्रेंडली लेजिस्लेशन है इसको आपने शुरू से क्यों अपोज किया? मैं ना कैश के पक्ष में हूँ ना विरोध में हूँ, कि जो मुझे समझता नहीं है उसके बारे में मैं पक्ष विरोध में क्या रहूँ। मेरा तो इतना ही कहना है कि आज जो ग्राहक है जो टेलीविज़न देखता है उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और कम बोझ में वो ज़्यादा चैनल देख सके। अगर हो तो अच्छा है, अगर वो कैश से होता है तो कैश को लगा दो, बिना कैश के होता है तो बिना कैश चलो। इसलिए कैश के बारे में मैं तटस्थ हूँ, इसलिए मुझे इसमें कोई ख़ास ओपिनियन मैंने रखा नहीं है। Mr. Mahajan, final question. Are you in the running to become BJP president when there's an election for the office? वेंकैया जी अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो उनका काम शुरू करके साल सवा साल ही हुआ है। ये तो पिछले अध्यक्ष की टर्म को पूरा कर रहे हैं। अगर मुझे कोई राय पूछे तो मैं यही कहूँगा कि उनको अगले 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनना चाहिए। मिस्टर महाजन, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We'll see you again next week. Good night.